ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जो लोग मिथ्या विचारों पर नियंत्रण रखते हैं और सत्य को जानने तथा बोलने का पर्यटन करते हैं, वही जीवन के अच्छे निर्माता माने जाते हैं। ये किसने कहा है? जॉन गल्सवर्दी ने कहा है। ये आर्थिक चुनौतियों का बढ़ता दायरा, ये जयंतीलाल भंडारी ने यह आर्टिकल लिखा है। तो इस तरह के आर्टिकल जरूर पढ़ा करिएगा, एडिटोरियल जरूर पढ़ा करिएगा। और इस तरह के टॉपिक पर आप लोग जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो ये सब फैक्ट बताया करिएगा। वहां देश के आर्थिक परिदृश्य में बहुआयामी चुनौतियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईंधन का संकट अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि कमजोर मानसून, बढ़ती महंगाई और अमेरिकी शुल्क संबंधी नई मुश्किलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की चिंताएं बढ़ा दी है। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद देश में महंगाई, आर्थिक स्थिति और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि से जुड़ी तस्वीर पेश की है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.0% कर दिया। जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 6.7% कर दिया गया। और खास तौर से रेपो रेट, वह ब्याज दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं, को लगातार चौथी बार 5.25% के स्तर पर यथावत रखा गया। आरबीआई ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में अल नीनो के प्रभाव, मानसून के कमजोर रहने और पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से खाने पीने की वस्तुएं और ईंधन महंगे हो सकते हैं। और देखिए, आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। और मौद्रिक नीति समिति में 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 सरकार की तरफ से। निसंदेह इस समय पश्चिम एशिया संकट और अमेरिका की आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर चौतरफा दबाव देखने को मिल रहा है। जो आप ईरान अमेरिका में टकराव देख रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये पाकिस्तान है, चाइना, रूस, यूक्रेन, ये ईरान है, तेहरान इसकी राजधानी है, ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये इजराइल है, भूमध्य सागर, ये लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति देखने को मिल जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए नए आर्थिक और व्यापारिक संरक्षणवादी कदमों से भारत के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। यह स्थिति मुख्य रूप से अमेरिका के व्यापार, कृषि और बौद्धिक संपदा और श्रम बाजार से जुड़े नीतिगत बदलाव के कारण उत्पन्न हुई है। और आयात पर अतिरिक्त शुल्क लागू करने और नीतियों को कठोर बनाने से भारतीय निर्यात प्रभावित हो रहा है। और इसके साथ ही अमेरिका अपने कृषि और दुग्ध उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में अधिक बहुत की मांग कर रहा है। अमेरिका की वीजा नीतियों में कड़ाई और शुल्क वृद्धि से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां एवं पेशेवरों के समक्ष अनिश्चितता पैदा हो रही है। वीजा प्राथमिकताओं में बदलाव और प्रशासनिक बाधाओं के कारण कुशल प्रतिभाओं की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है, और जिससे वह सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। हाल ही में अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने रूस से कच्चा तेल तथा प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों के खिलाफ एक कठोर विधेयक पारित किया। यदि यह विधेयक निचले सदन प्रतिनिधि सभा से मंजूर हो जाता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत और चीन जैसे प्रमुख तेल खरीदार देशों पर 100% तक शुल्क लगाने का अधिकार मिल जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य रूस और ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना तथा उनके युद्ध प्रयासों के वित्तीय स्रोतों को सीमित करना है। इसमें दोहराया नहीं कि अमेरिका की ओर से रूस पर संभावित नए और सख्त प्रतिबंध भारतीय बाजार के लिए एक बड़ा वैश्विक जोखिम बन सकते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी है, क्योंकि रूस सस्ते कच्चे तेल का प्रमुख स्रोत है। और पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने इस वर्ष जुलाई में लगातार दूसरे महीने रूस से कच्चे तेल का रिकॉर्ड आयात किया है। आयात का मतलब होता है खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब वो बेच रहे हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार भारतीय कंपनियों ने जुलाई में 5.5 अरब यूरो 28 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चा तेल खरीदा। यह भारत के कुल 50 लाख बैरल प्रतिदिन के आयात का 55% से अधिक है। ऐसे नए प्रतिबंधों के कारण रूस से तेल आयात में रुकावट आती है, तो इससे आप देखते हैं कि घरेलू
घरेलू कंपनियों की लागत और देश का कुल आयात खर्चा बढ़ सकता है। हाल ही में अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B और L-1 वीजा के विस्तार आवेदनों पर अतिरिक्त शुल्क लागू करने की घोषणा की है। इस वर्ष 9 सितंबर से लागू होने वाले इस नियम के तहत H-1B वीजा विस्तार के लिए $4,000 लगभग 3.68 लाख रुपए और L-1 विस्तार के लिए $4,500 लगभग 4.2 लाख रुपए शुल्क 4.2 लाख रुपए शुल्क देना होगा। यह नियम 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली उन बड़ी कंपनियों पर लागू होगा जिनके 50% से अधिक कर्मचारी इन्हीं वीजा के आधार पर नियुक्त हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में पिछले माह अमेरिकी संसद में कार वीजा पर 3 साल तक रोक लगाने संबंधी एक नया और सख्त विधेयक पेश किया गया और इस विधेयक के लागू होने से तकनीकी क्षेत्र के भारतीय पेशेवरों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। नए प्रस्ताव में $1 लाख लगभग 85 से 90 लाख रुपए तक का भारी भरकम शुल्क और कठोर न्यूनतम वेतन मानदंड शामिल हैं। इसके अलावा वीजा धारकों के आश्रितों और परिजनों पर भी कई पाबंदियां लगाने का प्रस्ताव है। अमेरिका ने पिछले माह भारत समेत 17 देशों से आने वाले सामान पर 10% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी। अमेरिका ने यह कदम उन देशों के खिलाफ उठाया और जिनके उत्पादों के निर्माण में जबरन मजदूरी की शिकायतें मिलती थी। शुरुआत में भारत पर 12.5% शुल्क लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन भारत की ओर से अपनी विदेश व्यापार नीति में सुधार करने पर इसे घटाकर 10% कर दिया गया। इसके अलावा अमेरिका ने जेनेरिक दवाओं के आयात पर चरणबद्ध तरीके से शुल्क लागू करने का फैसला किया। इसके तहत अगस्त 2028 से 31 जुलाई 2029 तक दवाओं के मूल्य पर 100% और उसके बाद इसे बढ़ाकर 200% कर दिया जाएगा। ऐसे में अब भारत को अमेरिका के साथ आगे बढ़ रहे द्विपक्षीय व्यापार समझौते में अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के प्रति अत्यंत सतर्क रहना होगा। इन आर्थिक और व्यापारिक चुनौतियों के बीच एशियाई विकास बैंक की ओर से हाल में जारी रिपोर्ट में कहा गया कि पश्चिम एशियाई संकट और लॉजिस्टिक खर्च में बढ़ोतरी का भारत की विकास दर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। रिपोर्ट में भारत की वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूर्व में निर्धारित 6.9% की विकास दर को घटाकर 6.6% कर दिया गया और इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 6.4% कर दिया, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की शानदार दर से वृद्धि दर्ज की थी। हालांकि इस समय भारत आपूर्ति चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से बेहतर स्थिति में, फिर भी चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर को 7% तक ले जाने के लिए रणनीतिक पूर्वक नए आर्थिक उपायों के साथ आगे बढ़ना होगा। सरकार को सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के फार्मूले को और बेहतर ढंग से उपयोग में लाना होगा। केंद्रीय बैंक को अब महंगाई पर नियंत्रण रखने के साथ साथ विकास की गति को थमने से बचाना होगा। आर्थिक गतिविधियों को सहारा देने के लिए सरकार को अपने पूंजीगत व्यय को लक्ष्य के अनुरूप तेजी से कारगर बनाना होगा। और देखिए, IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। स्वीकार का साहस, किसका? स्वीकार का साहस आप देखेंगे, या आप देखेंगे मनुष्य स्वभावतः योजनाओं का निर्माता है। क्या है? योजनाओं का निर्माता है और हम निरंतर अपने भविष्य को कल्पनाओं, अपेक्षाओं और सपनों से सजाते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम पूरी निष्ठा से प्रयास करेंगे तो जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा और जिसकी हमने कल्पना की है। मगर जीवन का स्वभाव मनुष्य से भिन्न है। वह योजनाओं से अधिक संभावनाओं में विश्वास करता है। वह कभी भी एक ऐसा मोड़ सामने रख देता है जिसकी कल्पना तक हमने नहीं की होती। यहीं से हमारे भीतर का सबसे बड़ा संघर्ष प्रारंभ होता है। अक्सर हम परिस्थितियों से कम और उनके हमारे अनुसार ना होने से अधिक व्यथित होते हैं। किसी प्रिय का साथ छूट जाना, वर्षों की मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम ना मिलना, संबंधों का बदल जाना या फिर अचानक जीवन की दिशा बदल जाना, इन घटनाओं का दर्द केवल इसलिए गहरा नहीं होता कि वे कठिन है, बल्कि इसलिए भी है कि वे हमारी बनाई हुई तस्वीर से मेल नहीं खाती। मन का पहला प्रश्न होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही प्रश्न धीरे धीरे प्रतिरोध का रूप ले लेता है। हम वास्तविकताओं से संघर्ष करने लगते हैं। बीता हुआ समय बदल नहीं सकता, फिर भी मन उसे बार बार बदलने का प्रयास करता है।
करता रहता है, वह कास्त अगर के बीच झूलता रहता है। यही वह स्थान है जहां सबसे अधिक मानसिक थकान जन्म लेती है। स्वीकार का अर्थ इस थकान को समझना है। दुर्भाग्य से समाज ने स्वीकार को कई बार हार मान लेने का प्रयास बना दिया, जबकि दोनों के बीच गहरा अंतर है। हार मान लेना प्रयास छोड़ देना है, जबकि स्वीकार करना वास्तविकता को पहचान कर उसके साथ आगे बढ़ने का साहस जुटाना है। और यह कहना कि यह मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन यही इस समय का सत्य है। अब मैं इसी सत्य के साथ अपने अगले कदम चुनूंगा, और यही स्वीकार है। और आप देखिए, वास्तव में स्वीकार कोई एक क्षण का निर्णय नहीं, बल्कि एक लंबी आंतरिक यात्रा है। मन तुरंत शांत नहीं होता, उसे समय चाहिए। वह पहले विरोध करता है, फिर प्रश्न पूछता है, और फिर धीरे धीरे समझने लगता है, और आखिर एक दिन उसी सत्य के साथ जीना सीख लेता है, और जिसे कभी अस्वीकार मानता था। और आप देखते हैं कि स्वीकार की इस यात्रा को 3 चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण है प्रतिरोध का, जब हम बार बार कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवस्था में मन वास्तविकता से लड़ता रहता है। दूसरा चरण है समझ का, जब भीतर यह स्वीकारोक्ति जन्म लेती है, यह मेरी पसंद नहीं थी, लेकिन यही सच है। यहां संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं होता, पर उसकी तीव्रता कम होने लगती है। और तीसरा चरण है स्वीकार का, जब हम निर्णय लेते हैं और अतीत हमारे वर्तमान का शासक नहीं बनेगा। हम अपने घाव को मिटाते नहीं हैं, बल्कि उनके साथ संतुलित होकर जीना सीखते हैं। जीवन में अधिकांश पीड़ा घटनाओं से नहीं, बल्कि टूटी हुई अपेक्षाओं से जन्म लेती है। घटना एक बार घटती है, पर मन उसे अनगिनत बार जीता है। हर बार वह कोई नया अगर खोज लेता है। अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारा दुख कई बार वास्तविक घटना से अधिक उस कल्पना के टूटने का होता है जिसे हमने अपने भविष्य के लिए गढ़ा था। प्रकृति इस सत्य को सहजता से जीती है। नदी चट्टानों से युद्ध नहीं करती, वह उन्हें हटाने में अपनी पूरी ऊर्जा नष्ट नहीं करती। वह उनके बीच अपना मार्ग खोज लेती है। उसकी गति कभी धीमी होती है, कभी तीव्र होती है, पर वह बहना नहीं छोड़ती। शायद इसी कारण वह आखिर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। हम भी अगर जीवन को इसी दृष्टि से देखना सीख जाएं, तो हमारे भीतर भी बहुत कुछ बदल सकता है। योजनाएं बनाना आवश्यक है, क्योंकि वे जीवन को दिशा देती हैं, मगर उनसे इस विकार चिपक जाना कि उनके टूटते ही हमारा अस्तित्व भी टूट जाए, यह बुद्धिमानी नहीं है। परिपक्वता तब आती है जब हम पूरे मन से प्रयास करते हैं, परिणाम को अपने अहंकार का विषय नहीं बनने देते हैं। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि दुख समाप्त हो जाएगा। किसी प्रिय की अनुपस्थिति, किसी असफलता का दर्द, या फिर किसी अधूरे सपने की टीस जीवन का हिस्सा बनी रह सकती है, पर स्वीकार उस दर्द का भार हल्का कर देता है, क्योंकि तब हम दर्द से नहीं लड़ते, बल्कि उसके साथ जीने की कला सीखते हैं। जहां संघर्ष समाप्त होता है, वहीं उपचार आरंभ होता है। शायद जीवन का सबसे बड़ा पार्ट भी यही है। हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। हम मौसम नहीं बदल सकते हैं, समय को रोक नहीं सकते हैं, लोगों के निर्णय तय नहीं कर सकते हैं, और ना ही हर परिणाम अपने अनुसार बना सकते हैं। पर हम यह अवश्य तय कर सकते हैं कि इन सबके बीच हमारा दृष्टिकोण कैसा होगा। जीवन योजनाओं से नहीं, परिवर्तन से चलता है। अगर हम परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तो परिस्थितियों के दास नहीं रहते। हमारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो बाहरी सफलता या असफलता पर निर्भर नहीं करती। वास्तव में स्वीकार पराजय नहीं, बल्कि आत्मबोध की शुरुआत है। यह वह क्षण है जब हम जीवन से यह अपेक्षा करना छोड़ देते हैं कि वह हमारे अनुसार चले, और स्वयं को इतना विकसित कर लेते हैं कि जीवन जिस दिशा में ले जाए, वहां भी अर्थ, साहस और आशा खोज सकें। क्योंकि अंत में जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि हमारी हर योजना पूरी होगी। वह यह सिखाता है कि हर बदलती हुई योजना के बाद भी जीना, सीखना, मुस्कुराना संभव है। यह स्वीकार का वास्तविक साहस है। क्या है? साहस है। यह आप देखेंगे टिप्पणियां रहती हैं छोटी छोटी, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है। ये दोहरा संकट। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब केवल तेल, गैस और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इससे समुद्र की परिस्थिति पर भी खतरा मंडराने लगा। हॉर्मुज जलमार्ग की नाकेबंदी से दुनिया पर आर्थिक असर को लेकर तो आकलन लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में लंबे समय तक जहाजों की आवाजाही बंद रहने से पैदा होने वाली संभावित परिस्थिति नुकसान पर अब तक कम ही ध्यान दिया गया। हाल में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक बीती फरवरी से फारस की खाड़ी में खड़े
1,500 से अधिक वाणिज्यिक जहाज गंभीर पर्यावरणीय खतरा पैदा कर सकते हैं। इन जहाजों के स्थिर रहने से इनके बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परत जमा हो सकती है। जब ये जहाज अलग अलग बंदरगाहों की ओर रवाना होंगे तो इनके साथ समुद्री जीव नए क्षेत्र में पहुंच सकते हैं और जिससे जैव सुरक्षा के लिहाज से नया खतरा पैदा होने की आशंका है। यह अफसोसजनक है कि इस दोहरे खतरे से बेफिक्र होकर अमेरिका और ईरान अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं और गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने को लेकर अंतरिम समझौता होने के बावजूद शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक बार संघर्ष विराम पर सहमति बनने के बाद भी दोनों देशों की ओर से बार पलटवार का सिलसिला जारी है और इसी का नतीजा है कि ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग को फिर से बंद कर दिया। इसके जवाब में अमेरिका ने दोबारा पूरे क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी। ईरान ने बीते सोमवार को दो टूक कहा कि जब तक अमेरिका उनकी शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा तब तक वह हॉर्मुज जलमार्ग को फिर से नहीं खोलेगा। दरअसल ईरान चाहता है कि अमेरिका नाकेबंदी हटाए, युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा दे, आर्थिक प्रतिबंध खत्म करे और उसकी जब्त संपत्तियों को मुक्त करे। ईरान की इन शर्तों को लेकर अमेरिका कितना गंभीर है, इसका अंदाजा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से लगाया जा सकता है और जिसमें उन्होंने कहा कि तेहरान के वार्ताकारों ने अब तक ऐसी कोई मांग नहीं उठाई। इसे बेडमना ही कहा जाएगा कि दोनों देशों के बीच तनाव और संघर्ष का सबसे ज्यादा असर भारत समेत उन देशों को झेलना पड़ रहा है जिनका सीधे तौर पर इससे कोई संबंध नहीं है। हालांकि पश्चिम एशिया में फिर से शांति कायम करने की जिम्मेदारी दोनों देशों की है, लेकिन युद्ध की शुरुआत चूंकि अमेरिका और इजरायल ने मिलकर की थी और इसलिए समाधान के रास्ते तलाशने का दायित्व भी उन पर जांदा है। सवाल अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने से उपजे संकट का ही नहीं बल्कि समुद्र के पर्यावरण का भी है। लंबे समय तक जहाजों के एक ही स्थान पर स्थिर रहने, उसके बाद विभिन्न बंदरगाहों की ओर रवाना होने से उनके साथ समुद्री जीव, पौधे, परजीवी और अन्य रोगजनक सूक्ष्म जीव भी नए क्षेत्रों में पहुंच जाएंगे और जिससे स्थानीय परिस्थिति तंत्र, मत्स्य संसाधन, जलीय कृषि और तटीय उद्योगों को भी नुकसान हो सकता है। यही नहीं, अगर तेल से भरे जहाजों पर बड़े हमले होते हैं तो समुद्र में तेल फैलने से बड़े पैमाने पर जलीय जीवों को नुकसान होगा। ऐसे में जरूरी है कि अमेरिका और ईरान मानवीय तथा पर्यावरणीय संकट की गंभीरता को ध्यान में रखकर शांति वार्ता को सफल बनाने की दिशा में सकारात्मक सोच के साथ कदम आगे बढ़ाएं। बाकी देखते हैं कि कब समझौता होता है इनके बीच। जानलेवा परिचय। गुजरात में सूरत के सरकारी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की वजह से एक छात्र की आत्महत्या के मामले में फिर यही साबित किया कि आज भी कुछ लोग अपनी भीतर मौजूद श्रेष्ठता ग्रंथि की वजह से दूसरों के मान अपमान और यहां तक कि जीवन की भी परवाह नहीं करते हैं। पहले रैगिंग के मामले बहुत हुआ करते थे, अब तो काफी हद तक कानून बना दिए गए, सख्त कानून बना दिए गए, फिर भी घटनाएं हो रही। गौरतलब है कि कॉलेज में प्रथम वर्ष के एक रेजिडेंट डॉक्टर अपने 4 वरिष्ठों के हाथों बेलगाम रैगिंग से इस कदर परेशान हुए कि आखिरकार उन्होंने रविवार को आत्महत्या कर ली। मामले की तूल पकड़ने के बाद कॉलेज प्रशासन ने आरोपी रेजिडेंट डॉक्टरों को 6 महीने के लिए निलंबित किया, उन्हें छात्रावास खाली करने का आदेश दिया। चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के अलावा कुछ संकाय प्राध्यापकों को भी नोटिस जारी किया गया। सवाल है कि एक छात्र के पीड़ा की अति से गुजरने, आत्महत्या कर लेने के बाद कॉलेज प्रशासन की जिस तरह की नींद खुली, क्या वो ऐसी सक्रियता को अपना नियमित दायित्व नहीं मान सकता था? अगर परिसर में रैगिंग पर पूरी तरह रोक लगाने को लेकर कॉलेज प्रशासन पहले से गंभीर होता तो पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर की जान बच सकती थी। अब मैं नहीं कहता हूं कि हमारे देश में कोई घटना घट जाती उसी के बाद सब जागते हैं, उस घटना को घटने से रोकने के लिए पहले कुछ नहीं करते हैं, ज्यादा फिर हाहाकार मचने लगता है। विडंबना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के चलन के त्रासद नतीजों पर व्यापक चिंता उभरने, इस पर रोक लगाने की चौतरफा मांग और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा निर्देशों के बावजूद इस समस्या पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका और संस्थानों में आज भी ऐसी व्यवस्था कायम नहीं की जा सकी कि वहां नवागंतुकों को बिना भय और हिचक के सहज माहौल में पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिले। जिन नए विद्यार्थियों को अपने शुरुआती दौर में ही परिचय के नाम पर अपना बोध और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, उनके मन मस्तिष्क पर इसका गहरा असर पड़ता है और कई बार जीवन और समाज के प्रति उनका नजरिया भी निर्धारित हो जाता है। रैगिंग की वजह से होने वाली अफसोसनाक और त्रासद घटनाओं के बावजूद ना तो कुछ संस्थान इस रोग से मुक्त हो पा रहे हैं और ना ही वहां के सामंती मानसिकता वाले कुछ वरिष्ठ विद्यार्थियों के भीतर ऐसी संवेदना और समझ विकसित हो पा रही है कि वे नया दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को बेहतर अनुभव दें। क्या दें? अनुभव दें।
और ये आप देखिए गुजरात आपको देखने को मिल जाएगा, गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की जो कहानी है वो कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।